नमस्ते जी सभी को। मैं विक्रम शर्मा। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध। अपना टॉपिक चल रहा है। कल हमने वाई के और सिग्मा में संबंध हमने पढ़ लिया। आज अपना टॉपिक है वो है वाई सिग्मा और ईटा में संबंध। 2 नंबर पे अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो y से, कोमा पवासो अनुपात जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, तथा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध तथा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध। यानी मैं लिख सकता हूं y सिग्मा और ईटा में संबंध। y सिग्मा और ईटा में संबंध। तो ये संबंध फाइंड करने के लिए हमने क्या माना कोई भी एक घन है और घन की कोई भी एक अपने पास में ऊपरी फलक है। कोई भी एक क्या है घन है और घन के एक ऊपरी फलक है। जो ऊपरी फलक है इसका नाम हमने दे दिया है वो है ABCD। ये रही अपने पास में कोई भी एक क्या है घन की एक फलक है जिसका नाम हमने दे दिया ABCD। A B C और इस जो अपने पास में सरफेस है कौन सी है CD। इस CD को कांस्टेंट रख करके जो AB पृष्ठ है इसके अनुदिश में विरूपक बल लगाता हूं या मैं स्पर्शी बल लगाता हूं। इस तरीके से कौन सा बल लगाता हूं? स्पर्शी बल। तो ये फाई एंगल से अपरूपित हो जाती है। तो ये इस एंगल से फाई एंगल से ये अपरूपित हो जाती है और फाइनली ये जो है इस प्रकार से यानी कि ये यहां से इस प्रकार से ये अपरूपित हो जाती है। यानी CD यहां पे क्या रहती है कांस्टेंट और ये फाई एंगल से क्या हो जाती है अपरूपित। ये एंगल है ये फाई है, ये एंगल है ये फाई। तब होता क्या है इसके जो प्रारंभिक तब होता क्या है भी यानी हमारे पास में कोई भी क्या है एक ABCD एक घन का ऊपरी पृष्ठ है और जिसके जो विकिरण है वो AC है और क्या है BD। फिर क्या करते हैं जो AB पृष्ठ है ना इसके अनुदिश हम स्पर्श रेखीय फोर्स लगाते हैं CD पृष्ठ को कांस्टेंट रख करके। तब ये जो आकृति है ये फाई एंगल से अपरूपित हो जाती है। तब क्या होता है ये जो विकिरण है अपना ये जो विकिरण है AC पहले AC इतना था फिर AC इतना हो गया। यानी ये जो विकिरण है AC ये घटकर A' रह जाता है इतना A' इसको मैंने नाम दे दिया A' रह जाता है। और ये जो विकिरण है अपना कौन सा जो BD है ये पहले यहां तक था ये बढ़ जाता है और B' ये मैंने नाम दे दिया B'। बात समझ यानी B' के लिए बढ़ जाता है। तो ये जो या पहले AD ऐसा था फिर AD इतना हो गया है इसमें चेंज आ गया है थोड़ा सा। तो इस चेंज को मैंने लंबाई मैंने L और प्रारंभिक इसकी जो इनिशियल लंबाई थी वो मैंने मान लिया स्मॉल l और यहाँ पे जो चेंज हुआ वो भी मैंने मान लिया डेल्टा L को चेंज। सबसे पहले कुछ नहीं है देखिए ये हमने मान लिया कोई भी एक ABCD क्या है ABCD एक घन की एक ऊपरी फलक है। इस पे क्या होता है CD को कांस्टेंट रख करके AB के अनुदिश स्पर्श रेखीय फोर्स लगाते हैं। तो ये जो AD है ये यहाँ पे हो जाती है और ये रही यहाँ पे हो जाती है। ये जो नई स्थिति है अपने पास में ये A' B' और CD ये प्राप्त होती है। ठीक है ना। तब क्या होता है ये जो AC विकिरण था ये घटकर
कितना रह जाता है a डैश c, और ये जो bd विकिरण था ये बढ़ जाता है और b डैश d हो जाता है। ये हमें उम्मीद करता हूँ जो बात है वो समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो इसकी जो थ्योरी है वो क्या लिखनी है अपने को, इसकी जो थ्योरी है वो क्या लिखनी है, इसकी थ्योरी है वो लिखते हैं देखिए, माना घन की एक ऊपरी फलक, घन की एक ऊपरी फलक ABCD, ठीक है, और जिसके विकिरण AC तथा BD है, AC तथा BD, ठीक है ना। पृष्ठ CD को स्थिर रखकर, पृष्ठ CD को स्थिर रखकर AB के अनुदिश स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं, स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं, जिससे यह आकृति फाई कोण से अपरूपित हो जाती है, फाई कोण से अपरूपित हो जाती है। फलस्वरूप नई स्थिति क्या बनती है? अब नई पहले कौन सी थी? पहले ये थी A, B, C और D। इसमें हमने इस प्रश्न को देखिए, ये आगे शेयर नहीं हुई क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये जो है यहाँ पे हमने इस सरफेस के अकॉर्डिंग हमने फोर्स लगाई, आगे शेयर हो गई है, यानी यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस काम कर रहा है। तो नई जो पोजीशन है A डैश B डैश C D प्राप्त होती है, नई स्थिति A डैश B डैश C D प्राप्त, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ देखिए, एक तो यहाँ पे हमें विस्तार इसमें देखने को मिला है, AC है ना, AC में जो संकुंचन हुआ है, यानी AC जो विकिरण है वो घटा है, घट करके A डैश C रह गया। जो BD है, BD विकिरण बढ़ा है, यानी BD में विस्तार हुआ है, तो B डैश D हो जाता है। अगर कोई घट जाता है, यानी A डैश C, इसमें जो यहाँ पे कौन सी विकृति होगी? फिर संकुंचन विकृति होती है, और इसमें फिर कौन सी विकृति यानी बढ़ गई है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक में तो पार्श्व विकृति यानी पार्श्व यानी यहाँ पे बीटा होती है, तो एक में तो कौन सी विकृति? बीटा हो रही है, यानी पार्श्व विकृति हो रही है, क्योंकि घट रही है, घटने पे पार्श्व विकृति होती है, बढ़ने पे अनुदैर्ध्य विकृति होती है। बात समझ आ गई ना? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और क्या लिखनी है इसमें, विकिरण AC घटकर A डैश C रह जाता है, तथा विकिरण BD बढ़कर B डैश D हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे संकुचन विकृति होती है, यानी घट जाती है, और एक अनुदैर्ध्य यानी लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? एक तो हमें देखना है कि BD में विस्तार, ये BD में विस्तार कितना हुआ, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट B से यहाँ पे विकिरण B डैश D पे परपेंडिकुलर डालते हैं इस प्रकार से, और
वह जो है वो मैंने नाम दे दिया ई डैश। बात समझ आ गई क्या? तो ये कोई भी एक एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 एंगल हो जाएगा। और कोई भी एक विशेष स्थिति होती है जब एक एंगल है वो 90 होता है, बाकी दो 45 से बाकी दो 45 से होगी कोई भी एक विशेष कंडीशन। तो यहाँ पे ये जो विस्तार है वो ई बी डैश हो जाता है। यहाँ पे जो विस्तार है वो कौन सा होगा? फिर ई बी डैश। बीडी में विस्तार कितना हो गया? ई बी डैश हो गया। ये किसके कारण हुआ है? यानी बीडी में विस्तार, यानी बीडी में कौन सी विकृति हुई है? तो बीडी में विकृति हुई है वो ये अनुदैर्ध्य, यानी अनुदैर्ध्य जो अपने पास में विकृति होगी यानी विस्तार देखने को मिलेगा। यानी बीडी में विस्तार हुआ है और कौन से बल के कारण? हमने माना कि एस प्रतिबल के कारण, एस प्रतिबल के कारण, एस प्रतिबल के कारण उत्पन्न जो विकृति है अनुदैर्ध्य विकृति है। तो और किसमें हुई है? बीडी में हुई है। और अल्फा और एस, एस यहाँ पे क्या है? प्रतिबल है। अल्फा यहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृति होती है। बात समझ आ गई क्या? इसी प्रकार ए सी के लंबवत है, ए सी के लंबवत, ए सी के लंबवत बीडी विकिरण में, बीडी विकिरण में विस्तार, ए सी के लंबवत बात कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। यानी ए सी में क्या हुआ है? संकुचन हुआ है, यानी ए सी घटी है। ए सी घटी है तो कौन सी विकृति? पार्श्विक विकृति, यानी बीटा आएगा पार्श्विक विकृति के लिए। और स्ट्रेस यानी एस, और बड़ी क्या है? बीडी बड़ी है। ये इसके रिलेटेड है। यानी ए सी के लंबवत है, ए सी घटी है तभी बीडी बड़ी है, ए सी घटी है तभी बीडी बड़ी है। तो दोनों ये बीडी में विस्तार को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बीडी में कुल विस्तार की बात करेंगे। बीडी में कुल विस्तार, कुल विस्तार कितना हो गया? यानी बीडी अल्फा एस प्लस में बीडी बीटा एस। अब देखिए कॉमन आ रहा है बीडी और दोनों में क्या आ रहा है? एस कॉमन आ रहा है और अल्फा प्लस आ जाएगा बीडी। और विस्तार कितना हुआ है? ये ई बी डैश। ये आ गई अपने पास में समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 कौन सी आएगी? यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमें चेंज हुआ है, ओनली फॉर किसमें चेंज हुआ है? लंबाई में। तो लंबाई में यहाँ पे एक तो आकार में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, ओनली फॉर आकार में चेंज हो रहा है। तो आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार चेंज कितना हुआ है? ए डैश अपॉन में ये चेंज हुआ है और ए बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। और ये फाई होता है, सभी को पता है क्या होता है? फाई। फाई यहाँ पे अपरूपण विकृति होती है। अगर अपरूपण विकृति अपने पास में आ गई तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो बीटा इज इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति एस अपॉन फाई। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक बीटा इज इक्वल टू एस अपॉन फाई होता है, ठीक है ना। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 बनेगी, ये समीकरण नंबर 1 बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले यही देखा है और इसके बाद में हमने ये देखा कि जो आकार में कितना परिवर्तन हुआ। हमने मान लिया डेल्टा एल परिवर्तन हुआ है और प्रारंभिक जो आकार है वो एल है। तो ये अपने पास में अपरूपण विकृति आ गई। अपरूपण विकृति आने पर हम अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति होती है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को हम बीटा से दिखाते हैं, ये रहा बीटा। और इज इक्वल टू स्पेस यानी अपरूपण प्रतिबल को मैंने दिखा दिया एस से और अपरूपण विकृति को मैंने दिखा दिया फाई से। तो बीटा इज इक्वल टू एस अपॉन फाई, ये इक्वेशन अपने पास आ गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये इक्वेशन आ गई अपने पास में सेकंड। अब हम बात करने वाले हैं किसकी भी? यहाँ से ई बी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। ई बी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस एंगल से तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ये रहा अपने पास में आधार, क्योंकि तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बी बी डैश अपॉन में ई बी डैश। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा अपने पास में?
त्रिभुज त्रिभुज ई बी बी डैश cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। इसमें देखिए आप थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, ये 45 हो गया, तो यानी आधार क्या हो गया अपने पास में, बीबी डैश हो गया, कर्ण ये हो गया, और परपेंडिकुलर है ना ये हो गया, तो कर्ण हो गया अपने पास में बीबी डैश। तो ईबी डैश अपॉन में क्या आएगा, आधार बटे कर्ण होता है, बीबी डैश अपॉन में ईबी डैश आएगा, थीटा की वैल्यू अपने पास में 45 डिग्री, तो ये तो cos यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, या ये छोड़िए आप एक बार के लिए बीबी डैश की वैल्यू है cos 45 इस प्रकार से लिख देता हूँ, बीबी डैश की वैल्यू है डेल्टा अल्फा, अपॉन में क्या है बीबी डैश, तो यहाँ से बीबी डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से बीबी डैश नहीं, यहाँ ईबी डैश क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो डेल्टा ईबी डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यानी कौन सा क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा क्या, देखिए एक बार देखिए, ये आएगा भाई, ये होता है आधार, ये है आधार, ये है परपेंडिकुलर, ये है कर्ण, समझ आ गई, ये हो गया आधार अपना ईबी डैश अपॉन बीबी डैश, ईबी डैश अपॉन बीबी डैश, cos थीटा इज इक्वल टू ईबी डैश अपॉन बीबी डैश, तो ईबी डैश इज इक्वल टू cos थीटा और बीबी डैश, थीटा की वैल्यू है अपने पास में 45 डिग्री, तो ईबी डैश इज इक्वल टू cos 45 डॉट बीबी डैश, बात समझ आ गई क्या। अब देखिए तो बीबी डैश की वैल्यू है डेल्टा है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आ जाएगी अपने पास में बीबी डैश की, और ये आ जाएगी अपने पास में समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत है। अब ये समीकरण नंबर 3 भी ईबी डैश की वैल्यू है, और समीकरण नंबर 2 भी ईबी डैश की वैल्यू है, कहां पे है समीकरण नंबर 2 ईबी डैश की वैल्यू है, कहां पे है, जहां पे कहां पे गई ईबी डैश की वैल्यू थी यहाँ पे, ये ईबी डैश की वैल्यू ये रही समीकरण नंबर 2 से, ईबी डैश की वैल्यू ये रही और एक ईबी डैश की वैल्यू अपनी ये रही, दोनों को वैल्यू साथ में रख देते हैं समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन √2 हो जाएगा, ये है बी डी और एस अल्फा प्लस बीटा, ये है आपके पास में ये रही बातें, ठीक है, बी डी एस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो ये यहां से देखिए मैं आपको बता देता हूं आपको, तो ये है बीडी और ये बीडी, ये एल है, यहां से ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू दाब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इधर कटेगा तो यहां पे क्या बचेगा, √12 बचेगा ना, तो यहां से क्या आ जाएगी अपने पास में, यहां से अपने पास में आ जाएगी वैल्यू ये बीडी की वैल्यू आ जाएगी √2l, ये √2 आ जाएगा, ये √2l आ जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत है। अब ये √2l इधर आएगा, यानी डेल्टा l अपॉन में √2 और l आ जाएगा इज इक्वल टू s अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत है क्या, डेल्टा l अपॉन l समीकरण नंबर 1 से क्या है फाई है, तो यहां पे आ जाएगा फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू s अल्फा प्लस, कोई दिक्कत है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, यहां से मैं लिखूं कि s अपॉन में क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, अरे s अपॉन में क्या आ जाएगा, ये फाई इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां पे इधर क्या आ जाएगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 1 से s अपॉन फाई क्या है, समीकरण नंबर 1 से s अपॉन फाई क्या है, बीटा है, और समीकरण नंबर 1 से s अपॉन फाई क्या है, बीटा है, तो 1/2 अल्फा यहां पे मैं कॉमन ले लिया, 1 प्लस में बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा।
अब सभी को पता है कि 1 अपॉन अल्फा होता है, ये y होता है एकांक प्रतिबल के लिए, और बीटा अपॉन में अल्फा होता है, वो होता है सिग्मा या कोंजन रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा जाएगा y अपॉन में 2 और 1 प्लस में क्या जाएगा सिग्मा जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बीटा 1 प्लस में। ये क्या जाएगा, ये जो समीकरण है, ये जो भी समीकरण है अपने पास में, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 y सिग्मा और बीटा में संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। ये आ गया अपना जो संबंध है, कुछ नहीं किया अभी। सबसे पहले y सिग्मा बीटा में संबंध ज्ञात करने के लिए हमने कोई भी एक फलक है इसकी घन के एक फलक ले लेते हैं ABCD। इस पे जो नीचे वाली जो सरफेस है उस पे हम क्या लगाते हैं, उस पे कांस्टेंट रख करके ऊपर वाली पृष्ठ पे एक स्पर्शरेखीय बल लगाते हैं। तब क्या होता है, जो भी अपने पास में जो आकृति होती है वो फाई एंगल से अपरूपित हो जाती है। ये अपरूपित हो गई है तो इस पे क्या हुआ, एक जो विकिरण है वो घटेगा, एक विकिरण बढ़ेगा। हमें कुछ नहीं करना, जो भी विकिरण बढ़ रहा है उसमें कितना विस्तार हुआ है वो निकाल ले। ठीक है, तो BD में विस्तार निकालना था अपने को। BD में विस्तार दो कारणों से हुआ, एक तो AC घटी है तब BD में विस्तार हुआ, और एक स्ट्रेस लगा है, प्रतिबल लगा है तभी तो ये घटी बढ़ी। तो ये इतना सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।